हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी से कुछ VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो को आप कंसंट्रेट होकर पूरा देख लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए क्वेश्चन है आपका शुक्राणु कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में वृषण में, और बी में पिंड में, और सी में हृदय में, और डी में फेफड़ा में। तो मैं बता दूं शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर का एक याद रखिएगा। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो शुक्राणु वृषण में बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर का ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है। ऑप्शन ए में 9 माह, बी में 10 माह, सी में 11 माह, डी में 12 माह। तो मैं आपको बता दूं मानव मादा का गर्भकाल का समय काल कितना होता है, तो 9th मंथ होता है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में एकलिंगी, और बी में द्विलिंगी या उभयलिंगी, और सी में अलिंगी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ऐसे जीव जिसमें दोनों लिंग उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये भी करेक्ट है, याद रखिएगा। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है पौधा के मादा भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में ज्यांग, बी में दल, और सी में पुंकेसर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं पौधा के मादा भाग को क्या कहते हैं, तो पौधा के मादा भाग को हम ज्यांग कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट है, याद रखिएगा। पौधा के मादा भाग को हम क्या कहते हैं, तो पौधा के मादा भाग को हम ज्यांग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका द्विखंडन किसमें होता है। ऑप्शन ए में है अमीबा में, बी में पैरामीशियम में, और सी में लेशमेनिया में, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, याद रखिएगा। द्विखंडन किसमें होता है, तो द्विखंडन अमीबा में होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन ए में जल के परिवहन के लिए, बी में भोजन के परिवहन के लिए, और सी में अम्ल के परिवहन के लिए, और डी में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए। तो मैं आपको बता दूं फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में है क्लोरोफिल में, बी में लाल रक्त में, और सी में वर्णिल रक्त में, और डी में श्वेत रक्त में। तो मैं आपको बता दूं मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन, बी में कार्बन गैस, और सी में क्लोरीन गैस, और डी में हीलियम गैस। तो मैं आपको बता दूं पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस उपयोग करते हैं, तो पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर का एक है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का उपयोग करता है, तो ऑक्सीजन गैस का। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन ए में जड़, बी में तना, और सी में पत्ती, और डी में फूल। तो मैं आपको बता दूं पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ती वाला भाग में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, याद रखिएगा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो पत्ती वाला भाग में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में श्वसन, और बी में श्वासोच्छ्वास, और सी में न्यू श्वसन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है अनुकुंचन गति किस पौधा में होता है। ऑप्शन ए में है मटर के पौधा में, बी में है छुई मुई, और सी में शैवाल, और डी में गुलाब। तो मैं बता दूं अनुकुंचन गति किस पौधा में होता है, तो अनुकुंचन गति छुई मुई के पौधा में होता है, याद रखिएगा। अनुकुंचन गति किस पौधा में होता है, तो छुई मुई पौधा के में होता है, याद रखिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक मिनट। अनुकुंचन गति किस पौधा में होता है, तो छुई मुई के पौधा में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। ऑप्शन ए में है वायवीय श्वसन में, बी में अवायवीय श्वसन में, सी में दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है, याद रखिएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन है फूल में नर
प्रजनन अंग होता है? ऑप्शन ए में पुंकेसर और बी में अंडाशय और सी में वर्तिकाग्र और डी में वर्तिका। तो मैं आपको बता दूं फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है, याद रखिएगा। फूल में नर प्रजनन अंग होता है तो पुंकेसर होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? ऑप्शन ए में उपचयन, बी में अपचयन और सी में संयोजन और डी में विस्थापन। तो मैं आपको बता दूं भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया होता है, याद रखिएगा। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? ऑप्शन ए में है एयर कंडीशनरों में और बी में रेफ्रिजरेटरों में और सी में इंजनों में और डी में से सभी। तो मैं आपको बता दूं CFC का व्यापक उपयोग किसमें होता है? तो ये तीनों में होता है, अर्थात एयर कंडीशनर में भी होता है, रेफ्रिजरेटर में भी होता है और इंजन में भी होता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में सूर्य और बी में जल और सी में अग्नि और डी में सभी। तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? तो ये सूर्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका एक रखे, याद रखिएगा। पृथ्वी पे ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है? तो सूर्य होता है। सारा क्वेश्चन आपके लिए MVVI। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? ऑप्शन ए में है हीमोग्लोबिन, बी में प्लेटलेट्स और सी में प्लाज्मा, डी में लसिका। तो मैं आपको बता दूं रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो ये प्लेटलेट्स के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। रक्त का थक्का किस अवयव के द्वारा बनता है? तो प्लेटलेट्स के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्टीरियो का लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन ए में XX और बी में XY और सी में दोनों, डी में कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं स्टीरियो का लिंग गुणसूत्र होता है तो ये XX होता है, याद रखिएगा। स्टीरियो का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XX होता है और पुरुषों का लिंग गुणसूत्र क्या होता है? तो XY होता है, ध्यान में रखिएगा। पुरुषों का लिंग गुणसूत्र XY होता है और स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र XX होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है मृत शरीर का पाचन करने वाला जीव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है उत्पादक और बी में अपघटक और सी में स्वकोषी और डी में सर्वहारा। तो मैं आपको बता दूं मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो उसे हम अपघटक कहते हैं, याद रखिएगा। मृत शरीर को पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो अपघटक कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है माँ के रुधिर से किससे पोषण मिलता है? ऑप्शन ए में भ्रूण को, बी में गर्भाशय को, सी में ग्रीवा को, डी में शुक्राणु को। तो मैं आपको बता दूं माँ के रुधिर से किससे पोषण मिलता है? तो माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है, याद रखिएगा। माँ के रुधिर से भ्रूण को पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? ऑप्शन ए में वाटसन, बी में मेंडल और सी में न्यूटन और डी में जॉनसन। तो मैं बता दूं जीन शब्द का प्रस्तावना किसने दिया था? तो जीन शब्द का प्रस्तावना ये जॉनसन ने दिया था, याद रखिएगा। जीन शब्द का प्रस्तावना जॉनसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 5 जून और बी में 17 नवंबर और सी में 1 मई और डी में 8 जनवरी। तो मैं बता दूं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? ऑप्शन ए में सुंदर लाल बहुगुणा और बी में AK बनर्जी और सी में अमृता देवी बिश्नोई और डी में बाबा आमटे। तो मैं आपको बता दूं चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता ये सुंदर लाल बहुगुणा है, याद रखिएगा। चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन है? तो ये सुंदर लाल बहुगुणा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है? ऑप्शन ए में एक दिशीय और बी में द्विदिशीय और सी में बहुदिशीय और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है, याद रखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका मछलियाँ किस अंग से शोषण करती है? ऑप्शन ए में फेफड़ा से और बी में ट्रेकिया से और सी में कोशिका झिल्ली से और डी में गिल्स से। तो मैं बता दूं मछलियाँ किस अंग से शोषण करती हैं? तो मछलियाँ गिल्स से शोषण करती है, याद रखिएगा। मछलियाँ गिल्स अंग से शोषण करती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? ऑप्शन ए में द्विखंडन और बी में मुकुलन और सी में लैंगिक जनन और डी में अलैंगिक जनन। तो मैं बता दूं हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है, याद रखिएगा। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका वर्षा जल का संचयन कहलाता है? ऑप्शन ए में तालाब, बी में कुआं और सी में जल प्रबंधन और डी में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं वर्षा जल का संचयन क्या कहलाता है? तो वर्षा जल का संचयन ये जल प्रबंधन कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका
प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ऑप्शन ए में संयोजन क्रिया के द्वारा, ऑप्शन बी में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन सी में अपघटन के द्वारा और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में 7, बी में 7 से कम और सी में 7 से अधिक और डी में 0। तो मैं बता दूं स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो स्वच्छ जल का पीएच मान 7 होता है, याद रखिएगा। स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में जैव निम्नीकरणीय और सी में अजैव निम्नीकरणीय और डी में है सी में अक्रिय, डी में पर्यावरण। तो मैं बता दूं वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जैव निम्नीकरणीय कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा, याद रखिएगा, जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 91 क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? ऑप्शन ए में नदी, बी में कुआं, सी में तालाब और डी में समुद्र। तो मैं बता दूं निम्न में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? तो ये कुआं जो आप देख रहे हैं ये एक भूमिगत जल का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा स्वच्छ ईंधन है? ऑप्शन ए में कोयला और बी में लकड़ी और सी में प्राकृतिक गैस और डी में सभी। तो मैं बता दूं निम्न में से कौन सा स्वच्छ ईंधन है? तो ये प्राकृतिक गैस जो है ये आपका स्वच्छ ईंधन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है घोघा किस समुदाय का प्राणी है? घोघा नहीं होगा, घेंघा होगा। घेघा जो है, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है? घोंघा होगा, सॉरी। घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? ऑप्शन ए में मोलस्का और बी में कीट और सी में उभयलिंगी और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं घोंघा किस समुदाय का प्राणी है? तो घोंघा जो है ये मोलस्का समुदाय का प्राणी होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए में लाइपेज और सी में गैरिस्टन और सी में टाइलिन और डी में पेप्सिन। तो मैं बता दूं लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन पाया जाता है, याद रखिएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन क्रिया होता है, याद रखिएगा। दही को जमने में कौन सी क्रिया होता है? तो किण्वन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है पीत रस कहाँ से निकलता है? तो पीत रस यकृत से निकलता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की मृतजीवी विधि पाई जाती है, याद रखिएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी विधि पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये आपका शुक्रवाहिका जो दिख रहे हैं ये आपका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, याद रखिएगा। निम्न में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका जो आप देख रहे हैं ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है, याद रखिएगा। शुक्राणु का रंग अपरिपक्व अवस्था में कैसा होता है? तो ये श्वेत होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है, याद रखिएगा। हार्मोन स्रावित होता है तो अंतःस्रावी ग्रंथि से, जो कि ऑप्शन नंबर का एक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।